हेलो बच्चा लोग, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी ह्यूमैनिटीज़ में। और आज की जो वीडियो होने वाली है इसमें हम क्लास 12 की जो पॉलिटिकल साइंस की जो बुक 2 है, जो कि है पॉलिटिक्स इंडिपेंडेंस, उसका चैप्टर नंबर 6 दैट इज क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूँ तो इस चैप्टर में हम पूरा बात करने वाले हैं इमरजेंसी के बारे में। इमरजेंसी अगर आपको पता ना हो तो इमरजेंसी जो थी इंदिरा गांधी जी, जो इंदिरा गांधी जब पीएम थी तो उन्होंने इम्प्लीमेंट करी थी इमरजेंसी को। इमरजेंसी में बहुत सारी चीज़ें करी थी उन्होंने, जैसे प्राइवेट पर्स को हम कह सकते हैं प्राइवेट पर्स को हटाना, अबॉलिश करना, नेशनलाइजेशन करना बैंक का, एंड बहुत सारी चीज़ें उन्होंने करी थी। एंड इमरजेंसी के दौरान गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा, एक तरीके से कह सकते हैं गवर्नमेंट में हलचल आ गई थी जब उन्होंने ये स्टेप लिया था। तो बात करने वाले हैं हम पूरा इमरजेंसी के टाइम पीरियड के बारे में, क्या हुआ इमरजेंसी में, कैसे उन्होंने क्या स्टेप्स लिए उसको। अब इससे पहले अगर मैं बात करूँ चैप्टर 5 की, जो चैप्टर 5 अगर आपको पता हो तो चैप्टर 5 में हम बात करके आए थे। चैप्टर 5 जो कि है चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन, इसमें हम बात करके आए थे कि इंदिरा गांधी पहले पीएम बनी, एंड देन जब वो पीएम बनी तो कैसे उनके और सिंडिकेट जो कि ग्रुप है इन्फ्लुएंशियल पीपल का, उनके बीच में क्या हुआ है, उनके बीच में लड़ाइयाँ होनी शुरू हुई हैं। इसको हमने देख लिया था पिछली वाली चैप्टर में। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इमरजेंसी की, क्योंकि हमें इस चैप्टर में पूरा इमरजेंसी के बारे में ही बात करनी है। तो अभी हम बैकग्राउंड इमरजेंसी का देख रहे हैं। तो किसी भी चीज़ को देखने से पहले उसका बैकग्राउंड अगर हमें पता चल जाता है तो वो बहुत ही सही रहता है ना। तो इसलिए हम सबसे पहले बैकग्राउंड देख रहे हैं। बैकग्राउंड की बात करें तो 1967 में पॉलिटिक्स, इंडिया की पॉलिटिक्स में क्या हुआ था ये हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं और हमें ये पता चल चुका था। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पिछले चैप्टर में हमें बता दिया गया कि जो इंदिरा गांधी है वो कैसे टावरिंग लीडर बनी। एंड जो इंदिरा गांधी और एक और लीडर था जिसके बीच में क्या थे, इलेक्शन हुए थे, वो लीडर कौन सा था वो आप कमेंट में बताओगे। और जो ये लीडर थे और इंदिरा गांधी थे, इनके बीच में इलेक्शन हुए। इंदिरा गांधी जीत गई थी थ्रू अ सीक्रेट बैलेट, जो कि जो सिंडिकेट था उसने पास किया था। और जब इंदिरा गांधी एक लीडर बनी तो उनके बहुत पॉपुलर थी, शी वॉज़ वेरी पॉपुलर, क्योंकि एक तो उनका जो पूरा हम कह सकते हैं उनकी जो लीनिएज थी, हम कह सकते हैं उनके फादर वगैरह, ये सब फोर फादर्स, ये सब पॉलिटिक्स में थे। तो इसलिए एक उनको थोड़ा सा एडवांटेज भी मिला था और ऑल्सो वो पॉपुलर भी थी। तो उस समय तक ये देखा गया कि इंदिरा गांधी एक टावरिंग लीडर की तरह इमर्ज हुई एंड शी वाज वेरी पॉपुलर। ऑल्सो हम ये देखते हैं कि जो उनकी पार्टी थी, तो कौन सी पार्टी थी, तो उनकी जो पार्टी थी वो थी कांग्रेस पार्टी है, हम पढ़ के आ चुके हैं भैया, कांग्रेस पार्टी थी। अब जो कांग्रेस पार्टी थी, ये कांग्रेस जो पार्टी थी ये कितने में डिवाइड हो गई थी, ये जो कांग्रेस पार्टी थी ये डिवाइड हो गई थी 2 में, स्प्लिट हुआ था जब इसका। तो ये आर और ओ, ये 2 पार्टीज़ में डिवाइड हो गई थी, ये हम पढ़ के आए थे। तो ठीक है, ये देखा कि इंदिरा गांधी एक लीडर की तरह इमर्ज हुई। बैकग्राउंड बता रहे हैं कि इमरजेंसी से पहले क्या हुआ। इमरजेंसी से पहले क्या हुआ भैया कि इंदिरा गांधी जो थी वो एक लीडर की तरह इमर्ज हुई। ऑल्सो इनकी पार्टी बहुत ज़्यादा पोलराइज्ड हो गई थी, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आने लग गए थे, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो एक तरीके से ओपिनियन का क्लैश होने लग गया था। तो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से डिफरेंसेस आना शुरू हो गए थे और पार्टी के में स्प्लिट भी हुआ लेटर जाके। ऑल्सो फिर हम ये देखते हैं कि अब क्या होने लगा है बैकग्राउंड में, हम ये भी देख रहे हैं एक चीज़ कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है हमारा, ये तो आपको पता ही होगा, सुप्रीम कोर्ट जो कि अपेक्स कोर्ट है हमारा। तो सुप्रीम कोर्ट वर्सेस कांग्रेस पार्टी होने लगा, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी है और जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ये कहती है, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जो गवर्नमेंट है, मतलब जो कांग्रेस पार्टी, क्योंकि उस समय पे गवर्नमेंट जो है वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा चलाई जा रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जो कांग्रेस है वो ऐसी इनिशिएटिव्स ले रही है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट कर रहे हैं। वहीं पे जो कांग्रेस पार्टी थी वो सुप्रीम कोर्ट पे ये एलिगेशन लगा रही थी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कंजर्वेटिव तरीके का इंस्टीट्यूशन है, जो कि क्या कर रहा है, रेडिकल चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। और जो कांग्रेस पार्टी वेलफेयर प्रो पुअर मतलब गरीबों के बारे में सोच रही है, उनके भले पे काम नहीं करने दे रहा है सुप्रीम कोर्ट, ऐसा कांग्रेस ने
एलिगेशंस लगाती थी कि कोर्ट एक कंजर्वेटिव इंस्टीट्यूशन है और बहुत एक ऑब्स्टेकल बन रहा है प्रो पुअर वेलफेयर प्रोग्राम्स के लिए। मतलब अगर कांग्रेस गरीबों के लिए काम करना चाहती है तो जो सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि वो एक कंजर्वेटिव इंस्टीट्यूशन है, तो वो उनको काम नहीं करने दे रहा। ये उन्होंने एलिगेशन लगा दी। और कांग्रेस को ये भी लगने लगा था, मतलब कांग्रेस ने एलिगेशन लगा दी, सुप्रीम कोर्ट और कांग्रेस के बीच में क्लैश चल रहा है। उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि जो दूसरी पार्टीज़ हैं, मतलब जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं जो उस समय हैं, उनका ये कहना था कि जो कांग्रेस है ना, अब ये जो कांग्रेस है ये एक पर्सनल अथॉरिटी की तरह काम करने लगी है। मतलब अब जो कांग्रेस है वो एक गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं रही है, बल्कि एक पर्सनल अथॉरिटी में, मतलब आप कह सकते हो उनका ये कहना था कि जो कांग्रेस है वो गवर्नमेंट नहीं बल्कि एक डिक्टेटरशिप या मोनार्कियल फॉर्म ले रही है, बट ऐसा नहीं था। तो मतलब और जो अपोजिशन पार्टीज थी उनका ये मानना था कि भैया गवर्नमेंट तो नहीं रही है, अपनी पर्सनल क्लैश भी इनके चल रहे हैं, कांग्रेस में खुद ही स्प्लिट हो रहा है, कांग्रेस खुद ही एक दूसरे से लड़ने में लग रही है। तो इसके वजह से क्या हुआ था, कांग्रेस में स्प्लिट भी हो गया था। और उसके वजह से जो इंदिरा गांधी और उनके अपोनेंट्स कौन हो गए, सिंडिकेट उनके अपोनेंट्स हो गए। तो इंदिरा गांधी और उनके अपोनेंट्स के बीच में जो है अब जो है डिवीज़न बढ़ने लगे हैं, और जो उनके ओपिनियंस थे उसका क्लैश और बढ़ने लग गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारा जो है ना, अभी हमने देखा कि बैकग्राउंड क्या था इमरजेंसी का, कि भैया इमरजेंसी से पहले इंदिरा गांधी एक लीडर बन के आई, और फिर हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और उनके बीच में जो कांग्रेस था उसके बीच में एक तरीके से क्लैश होना शुरू हो गया था, और ऑल्सो हमने देखा स्प्लिट हो गया। ये सब हमने देख लिया बैकग्राउंड टू इमरजेंसी में, ठीक है। ये पूरा ये हम पूरा देखे आए, यहाँ पे हमने पूरा ये जो है इस टॉपिक में हमने इसी की बात करी। पूरा हम ये पढ़ के आए कि कितनी पॉपुलर थी पार्टी, कितनी पोलराइज्ड हो गई थी, ये सब हमने पढ़ लिया। अब हम देख रहे हैं इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट मतलब पैसे से रिलेटेड, या हम कह सकते हैं एक तरीके से कैसी ओवरऑल सिचुएशन थी, इकोनॉमी कैसी थी, उसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले ना हमें एक इमेज दिख रही है। The best we can hope for is that 1973 will be hit it quickly। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमें देख सकते हैं ये दो लीडर्स हैं। ये अगर मैं पिक्चर्स की बात करूँ तो मैं पिक्चर्स के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं सभी पिक्चर्स को एक बार डिस्कस करूंगी, क्योंकि पिक्चर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, तो पिक्चर्स को भी देखना एक बार इंपॉर्टेंट है। अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट मतलब इकोनॉमिक सिचुएशन क्या थी उस समय पर जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी इम्पोज करी थी। उससे पहले तो जब 1971 में इलेक्शंस हुए तो एक स्लोगन बहुत ज़्यादा इमर्ज हुआ था जिसका नाम था गरीबी हटाओ, जो कि इंदिरा गांधी ने लाया था। ये एक पॉजिटिव कंसेप्शन दिखा रहा था इंदिरा गांधी का टूवर्ड्स पुअर पीपल, कि इंदिरा गांधी कितनी पॉजिटिव हैं। शी वाज टेकिंग इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ पुअर्स को डेवलप कराना चाह रही हैं, पुअर्स को पुअर नहीं रहना देना चाह रही, उनको और ऊपर थोड़ा सा अमीर तो नहीं कह सकते पर उनको मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को लाना चाह रही हैं। हाउएवर जो सोशल इकोनॉमिक कंडीशन थी वो 1971 तक भी इम्प्रूव नहीं हुई। मतलब इंदिरा गांधी ने ये तो बोल दिया कि भैया गरीबी हटाओ, पर जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो 1971 से लेकर 72 तक ठीक नहीं हुई। ऑल्सो हमने ये भी देखा था कि बांग्लादेश क्राइसिस हुई थी, उसकी वजह से इकोनॉमी पहले से स्टेट में थी, फिर वॉर हो गई हमारी पाकिस्तान के साथ, ठीक है। डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स पे हमारी वॉर होती रहती है पाकिस्तान में, जैसे बहुत सारी वॉर हो चुकी हैं जो कि आपको इस बुक में बताया हुआ है। जैसे इंडस वाटर ट्रीटी पे हमारी वॉर हुई है, रण ऑफ कच्छ पे हमारी वॉर हुई है, बहुत से अलग वॉर हमारी जो है पाकिस्तान के साथ हुई हैं। एंड तो उसके बाद हमें बताया हुआ है कि जो वॉर के बाद जब वॉर हुई तो जो यूएस गवर्नमेंट थी उसने इंडिया को हेल्प देना मना कर दिया। तो मतलब हमारी इकोनॉमी पहले से बांग्लादेश क्राइसिस के वजह से और पाकिस्तान के वॉर की वजह से स्ट्रेन में थी, और ऑल्सो जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था वो हुआ नहीं था। तो और जो यूएस गवर्नमेंट थी उसने भी इंडिया को हेल्प करना मना कर दिया था। क्योंकि जो यूएस था उसकी बेटर अलायंस थी विद पाकिस्तान, इंडिया के साथ उसकी इतनी अच्छी अलायंस नहीं थी। तो यूएस पाकिस्तान को ज़्यादा सपोर्ट करता था, क्योंकि वॉर हुई थी तो यूएस ने क्या करा था, इंडिया को हम कह सकते हैं इंडिया को एक तरीके से फाइनेंशियल एड देना बंद कर दिया था। उसके बाद हम देखते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस बढ़ गए। भैया अब जब ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो उसका मतलब जितनी भी प्राइसेस इतनी बढ़ गई, उसके वजह से क्या हुआ, पूरी जितनी भी कमोडिटीज़ थी उनमें इन्फ्लेशन आना शुरू हो गया। एंड इसके वजह से लोग हार्डशिप मतलब गरीबी और आने लगी, और लोग बेचारे जो गरीब थे वो तो और गरीब हो गए। अमीरों का तो कुछ कहना ही नहीं, भैया वो तो अमीर ही हैं, तो उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट जो गरीब थे उनको बहुत दिक्कतें फेस करनी पड़ी। प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, इंक्रीज़ हो गए थे 23% 1973 और 30% 1974 में। इंडस्ट्रियल ग्रोथ
अगर हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करें तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा लो और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हाई थी। और एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था, जो उसकी एम्प्लॉयज़ थी उसकी सैलरीज फ्रोज करना, मतलब उनको सैलरीज नहीं दी। इसके वजह से क्या हुआ था, प्रोटेस्ट भी चालू हो गए थे। इसके वजह से बहुत डिससेटिस्फेक्शन हुआ था गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में, और मानसून भी नहीं था। मतलब अगर हम देखें ओवरऑल तो हमारी पूरी सिचुएशन ही बेकार थी। 1917 में उन्होंने गरीबी हटाओ आंदोलन आया, फिर भी जो हमारी सोशल इकोनॉमिक कंडीशन थी वो ठीक नहीं हुई। फिर हमने ये देखा कि बांग्लादेश क्राइसिस की वजह से हमारी इकोनॉमी पहले से ख़राब थी। फिर पाकिस्तान के साथ हमारी वॉर हो गई, इसके वजह से यूएस ने भी हेल्प करने से मना कर दिया। और यूएस के हेल्प करने के साथ साथ क्या हुआ कि जो ऑयल प्राइसेस थे वो बढ़ गए थे, इसकी वजह से पूरी कंट्री इन्फ्लेशन से घिरी हुई थी। और इन्फ्लेशन से घिरी हुई थी तो क्या हुआ, जब इन्फ्लेशन से घिरी हुई है तो सब चीज़ इन्फ्लेशन में है, प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, गरीबों को बहुत ज़्यादा हार्डशिप फेस करनी पड़ी। ऑल्सो इंडस्ट्रियल ग्रोथ उतनी थी नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी, मतलब बेरोज़गारी तो बहुत ही ज़्यादा थी। ऑल्सो ये भी देखने को मिला कि मानसून भी फेल हो गया था, बारिश भी नहीं हुई थी। इसकी वजह से क्रॉप पे भी और एग्रीकल्चर आउटपुट पे भी बहुत ज़्यादा हमें कह सकते हैं बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। फूड ग्रेन आउटपुट डिक्लाइन बाय 8%। तो मतलब पूरा ही अगर आप देखो तो वही बता दिया कि देयर वाज अ जनरल एटमॉस्फेयर ऑफ डिससेटिस्फेक्शन। एटमॉस्फेयर पूरा ही डिससेटिस्फेक्शन था। पूरी इकोनॉमिक सिचुएशन ऑल ओवर द कंट्री अगर हम बात करें तो पूरी जो है इकोनॉमी ख़राब थी। ऐसे कॉन्टेक्स्ट में नॉन कांग्रेस अपोजिशन पार्टीज जो थी वो पॉपुलर प्रोटेस्ट कर पा रहे थे गवर्नमेंट के। साफ सी बात है, जब गवर्नमेंट जो रूलिंग गवर्नमेंट है अगर वो लोगों की एस्पिरेशंस को फुलफ़िल नहीं कर पाती हैं तो जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो क्या करती हैं, अपोजिशन पार्टीज़ ट्राई करती हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा हो, कुछ ना कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट लोगों को ऐसे बहका दिया जाए कि वो जो लोग हैं वो अगली बार उस पार्टी को वोट ना करें। तो क्योंकि उस समय कांग्रेस पार्टी थी और इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इकोनॉमिक सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, तो क्या होने लगा था, ऐसी सिचुएशन में लोग जो नॉन अपोजिशन पार्टीज़ थी जो अपोजिशन पार्टीज़ थी वो अब एक ऑर्गेनाइज पॉपुलर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था उन्होंने। और फिर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि कैसे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने लगे अब गवर्नमेंट का। और जब स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं ना तो मतलब एक तरीके से ही माना जाता है कि बिल्कुल हद पार हो जाती है, तब स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं। एंड स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव माने जाते हैं बिकॉज दे आर द यूथ हमारे इंडिया का। तो इसलिए जो स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट हुए वो बहुत ज़्यादा वैसे होते हैं। देयर वाज आल्सो इंक्रीज इन द एक्टिविटीज ऑफ मार्क्सिस्ट ग्रुप्स जो कि पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में मानते ही नहीं थे। मार्क्सिस्ट ग्रुप्स पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स को नहीं मानते थे, इसकी वजह से और इकोनॉमी में और पूरी ओवरऑल सिचुएशन में दिक्कतें हमें देखने को मिली। एंड ऑल्सो एक पॉलिटिकल सिस्टम जिसको हम मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट कहते हैं वो, और नेक्सलिटीज़ ये आप पढ़ के आए होंगे, पिछले चैप्टर्स में भी हमने देखा है नेक्सलिटीज़ के बारे में। तो ये भी हमें वेस्ट बंगाल के समय देखने को मिला, स्टेट गवर्नमेंट जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हो मेजर्स ले रही थी इसको सप्रेस करने के। तो मतलब ओवरऑल अगर हम इकोनॉमिक सिचुएशन की बात करें तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। अब हम बात करते हैं, अभी हम जो पढ़ के आए कि जो इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी ना होने की वजह से क्या हुआ है, स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। तो उसी के बारे में हम देखने वाले हैं। तो देखो, गुजरात और बिहार मूवमेंट्स, ये दोनों मूवमेंट्स आप अच्छे से याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों मूवमेंट्स, ठीक है। अब क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स जो हैं गुजरात के और बिहार के दोनों ही जगह के क्या कर रहे हैं, जो अगर हम पहले हमें पता होना चाहिए जो कांग्रेस है वो गुजरात और बिहार दोनों में ही कांग्रेस रूल करती थी। तो जो स्टूडेंट्स थे बिहार के और गुजरात के, उन्होंने क्या करा, कांग्रेस के अगेंस्ट, हम कह सकते हैं कांग्रेस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू करा था, क्योंकि ये दो स्टेट्स थी, इनके नेशनल पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट थे। जनवरी 1974 में स्टूडेंट्स जो गुजरात के थे उन्होंने एक एजिटेशन स्टार्ट करी थी अगेंस्ट द राइजिंग प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स, क्योंकि हम देख के आए थे कि ऑयल प्राइसेस बढ़ गए थे, इसकी वजह से फूड ग्रेन्स भी बहुत ज़्यादा फूड ग्रेन्स की जो प्राइसेस थे वो भी बढ़ गए थे, एंड जो फूड आउटपुट था वो भी डिक्लाइन हो गया था 8% से। तो मतलब हम ये देख रहे थे कि फूड ग्रेन्स के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो इसकी वजह से स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू करा गुजरात और बिहार में अगेंस्ट
कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर प्राइसेस, जो राइजिंग प्राइसेस थे फूड ग्रेन्स के, कुकिंग ऑयल के इतने, और जो कुकिंग ऑयल का प्राइसेस बढ़ जाना, और जो एसेंशियल कमोडिटीज़ थी जो कि एक लाइवलीहुड के लिए चाहिए होती हैं, उनके प्राइसेस के बढ़ जाने की वजह से स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया था। और ये जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट था ये मेजर अपोजिशन पार्टीज़ ने जोड़ा था। हम ये पढ़ के आए थे कि जब कांग्रेस की इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो अपोजिशन पार्टीज़ इन्होंने क्या करा था, प्रोटेस्ट कराना शुरू करा था, एगिटेशन कराना शुरू करा था। तो जब ये स्टूडेंट का प्रोटेस्ट हुआ ना गुजरात और बिहार में, तो जो अपोजिशन पार्टीज़ थी इन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया इन स्टूडेंट्स को, और इसके वजह से इम्पोजिशन हो गया था प्रेसिडेंट रूल का स्टेट में। प्रेसिडेंट रूल अगर आपको पता हो, प्रेसिडेंट रूल में क्या होता है, मतलब पहले क्या होता था, जैसे प्रेसिडेंट रूल में ये होता है कि आप जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, अभी तक वो कौन रूल कर रहा है, गवर्नर, बट जब प्रेसिडेंट रूल हो जाता है तो वहाँ पे पूरा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का हो जाता है। पहले जो स्टेट है वो स्टेट गवर्नमेंट रूल कर रही होती है, बट आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द प्रेसिडेंशियल रूल जो स्टेट है वो किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चली जाती है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंशियल रूल अपोज हो गया, एंड जो अपोजिशन पार्टीज़ थी उन्होंने फ्रेश इलेक्शंस की डिमांड करी, जिसमें मोरारजी देसाई एक प्रोमिनेंट लीडर थे, एंड ऑल्सो ये मेन राइवल भी थे इंदिरा गांधी के, यही थे वो मोरारजी देसाई, और इनके बीच में जो है वो भी हुई थी इलेक्शंस के समय पे इनके, और ये एक पॉलिटिकल लीडर थे और इंदिरा गांधी थे, इनके बीच में इलेक्शंस हुए थे, इंदिरा गांधी जीती नहीं, तो ये मेन राइवल भी थे इंदिरा गांधी के। तो ये कांग्रेस ओ के लीडर थे, और कांग्रेस आर जो रिक्वेशनिस्ट पार्टी थी ये न्यू कांग्रेस थी, और कांग्रेस ओ ओल्ड कांग्रेस थी। इंदिरा गांधी कांग्रेस आर के लीडर थी, मोरारजी देसाई कांग्रेस ओ के लीडर थे। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अनाउंस कर दिया था कि वो फास्टिंग करेंगे, वो एक फास्ट पे जाएंगे अगर फ्रेश इलेक्शन नहीं होते हैं। फ्रेश इलेक्शंस होने चाहिए स्टेट में अंडर इंटेंस प्रेशर फ्रॉम स्टूडेंट्स सपोर्टेड बाय द अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करना पड़ रहा था स्टूडेंट्स के वजह से। तो फिर क्या हुआ है, फिर होता है जून 1975 में असेंबली इलेक्शन दोबारा किए जाते हैं, और कांग्रेस अब हार चुकी होती है। पहले गुजरात और बिहार में दोनों में ही कौन थी, कांग्रेस थी, बट आफ्टर स्टूडेंट प्रोटेस्ट और भैया जो कांग्रेस की अपोजिशन पार्टीज थी उन्होंने सपोर्ट किया, इसकी वजह से क्या होता है, इसके वजह से 1975 में गुजरात में क्या होता है, फ्रेश इलेक्शंस में जो कांग्रेस पार्टी है वो हार जाती है भैया। अब हम देखते हैं मार्च 1974 में जयप्रकाश नारायण के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ये याद रखना आप चाहो तो कॉपी में अपनी बुक में मतलब लिख लो। तो गुजरात में तो हो गया भैया, गुजरात में फ्रेश इलेक्शंस हुए और उसमें जो कांग्रेस पार्टी थी वो हार गई। अब स्टूडेंट्स जब बिहार में प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उसमें भी उन्होंने भी राइजिंग प्राइस, फूड स्कैरसिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन के बारे में बात करी। और जब बिहार में प्रोटेस्ट हुआ तो जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने किसको इनवाइट किया, जयप्रकाश नारायण को। अब जो जयप्रकाश नारायण थे ये एक आप कह सकते हो सोशल वर्कर थे, और इन्होंने स्टूडेंट के मूवमेंट को लीड किया, पर इन्होंने एक कंडीशन बोली थी कि भैया मैं स्टूडेंट के मूवमेंट को लीड कर रहा हूँ, मैं आप लोगों की मदद कर रहा हूँ, मैं आपकी जो प्रोटेस्ट को एक मोमेंटम प्रोवाइड करूँगा बाय लीडरशिप ऑफ माइंड, मैं अपनी लीडरशिप देके आपको एक मोमेंटम प्रोवाइड करूँगा, बट मेरी कंडीशन ये है कि ये जो मूवमेंट है ना ये बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये ऑल ओवर कंट्री में फैलना चाहिए। ठीक है। थस जो स्टूडेंट्स मूवमेंट थे उसको एक पॉलिटिकल कैरेक्टर और एक नेशनल अपील मिल गई थी। अब जब ये पूरे उसमें चलेगा तो इसका क्या होगा, एक नेशनल अपील बन जाएगी। जयप्रकाश नारायण डिमांडेड द डिसमिसल ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट इन बिहार। गुजरात में तो कांग्रेस गवर्नमेंट हट ही गई थी। अब जयप्रकाश नारायण ने क्या किया, उन्होंने कहा कि भैया मुझे तो कांग्रेस गवर्नमेंट को बिहार में से हटाओ, ये चाहिए। और टोटल रिवॉल्यूशन की बात करिए, अगर आपसे क्वेश्चन आया था पिछले साल कि जो टोटल रिवॉल्यूशन है ये कौन लाया था, तो जयप्रकाश नारायण ने टोटल रिवॉल्यूशन की बात करी थी, इन्होंने कांग्रेस के डिसमिसल की बात करी थी, एंड ये डेमोक्रेसी को इनका ये कहना था कि टोटल रिवॉल्यूशन करके हमें सारे स्फेयर्स में रिवॉल्यूशन करना चाहिए, ट्रू डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना चाहिए। फिर बहुत तरीके के बंद है ना, स्ट्राइक्स वगैरह जो हैं हम देखते हैं इमर्ज हुई। अब बिहार गवर्नमेंट ने हमें
जो बिहार मूवमेंट था उसमें जो है जो जयप्रकाश नारायण थे उन्होंने लीडरशिप दी, एंड देन जो मूवमेंट था वो नेशनल पॉलिटिक्स को भी करने लगा था, क्योंकि उन्होंने टोटल रिवॉल्यूशन की बात करी। ऑल्सो इन्होंने कहा कि बिहार तक ये सीमित नहीं रहेगा, ये पूरे ऑल ओवर द कंट्री में फैलेगा, तो एक नेशनल अपील की तरह ये बन गया था। अब जयप्रकाश नारायण इस मूवमेंट को अदर पार्ट ऑफ द कंट्री में भी लाना चाहते थे, एंड उसके साथ साथ जो एगिटेशन जब जयप्रकाश नारायण ने किया उसके साथ साथ क्या होता है भाई, मतलब बिहार में एक तरीके से एक तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके साथ साथ जो रेलवे के एम्प्लॉय थे, क्योंकि हम पढ़ के आए थे, क्योंकि जो इकनॉमी थी वो इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी ना होने की वजह से क्या हुआ था, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थी उनकी सैलरीज़ को फ्रीज़ कर दिया गया था। तो रेलवेज़ जो एम्प्लॉय थे इन्होंने क्या किया था, एक नेशन वाइड स्ट्राइक, मतलब एक उन्होंने भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया अगेंस्ट गवर्नमेंट। और उसकी वजह से क्या हुआ, कंट्री पूरी पैरालाइज हो गई। और जेपी उन्होंने एक मार्च करी थी पार्लियामेंट में, ठीक है, मार्च करी, और ये लार्जेस्ट रैली थी अभी तक जो हुई थी पॉलिटिकल पूरी कैपिटल में। और अब वो नॉन कांग्रेस अपोजिशन पार्टीज़ को अब उनको सपोर्ट करने लगी थी, ठीक है, जैसे भारतीय जनसंघ हो गए, भारतीय लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी। अब ये ऐसी पार्टी जो थी वो क्या करने लगी थी, सपोर्ट करने लगी थी किसको, जयप्रकाश नारायण को। अब जयप्रकाश नारायण एक ऑल्टरनेटिव की तरह इंदिरा गांधी के इमर्ज हुए थे। अभी हम पढ़ के आए थे कि जो मोरारजी देसाई थे वो मेन राइवल थे, और जयप्रकाश नारायण कौन थे, जयप्रकाश नारायण अब एक ऑल्टरनेटिव की तरह, मतलब इनको भी पीएम बनाया जा सकता है, ऐसी भावनाएं लोगों के मन में आने लगी थी। हाउएवर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी थे उनके आइडिया और उनके पॉलिटिक्स, मतलब वो जो मास एगिटेशन कर रहे थे, वो मार्च उन्होंने करा जो पार्लियामेंट में, इसके वजह से उनके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा क्रिटिक्स इमर्ज हो गए थे, एंड बहुत ज़्यादा उनके लिए आप कह सकते हो क्रिटिसिज्म उनका हो रहा था। और दोनों गुजरात और बिहार के मूवमेंट्स को देख के ऐसा लगा कि भैया अब एंटी कांग्रेसिज्म आने लगा है, मतलब कांग्रेस के अगेंस्ट लोग जाने लगे हैं, अब कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करते हैं लोग, ये हमने देखा। एंड ये जो मूवमेंट था, मतलब ये जो मूवमेंट था लीडरशिप जो स्टेट गवर्नमेंट में नहीं बल्कि अब नेशनल अपील होने लगी, तो इंदिरा गांधी को ये लगा था कि ये जो मूवमेंट है ना, ये एक तरीके से आप कह सकते हो गवर्नमेंट के लिए नहीं है, बल्कि स्पेशली पर्सनली इंदिरा गांधी से इनको प्रॉब्लम है। मतलब कांग्रेस से एज सच प्रॉब्लम नहीं है, पार्टी जो कांग्रेस ओ है उसकी कांग्रेस आर से एज सच प्रॉब्लम नहीं है, उनकी मेन प्रॉब्लम है इंदिरा गांधी। वो इंदिरा गांधी को हटाना चाहते हैं और इंदिरा गांधी से ही उनकी मेन राइवलरी है, ऐसा इंदिरा गांधी को लगने लगा। अब यहाँ पे हमें बताया हुआ है रेलवे स्ट्राइक के बारे में, इसमें आप एक नाम याद रखना जो कि है हमारा, कि जो हमारा रेलवे स्ट्राइक था इसको किसने लैड किया था, बाय जॉर्ज फर्नांडस जो जॉर्ज फर्नांडस थे, इन्होंने रेलवे स्ट्राइक को सपोर्ट किया था, ठीक है, ये आप याद कर लेना बस, इसमें और कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट है नहीं है इसमें। अब हमें अभी पढ़ के आए थे कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी के बारे में हमने अभी पढ़ा। अब जो हमारा टॉपिक है ये है कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी। अगर आपको याद हो तो क्लास 11 में हम पढ़ के आए थे हमारा फंडामेंटल राइट, जिसमें हमने राइट टू प्रॉपर्टी में हमने ये देखा था कि राइट टू प्रॉपर्टी की वजह से क्या हुआ था, जो जुडिशरी थी और जो गवर्नमेंट थी उसके बीच में लड़ाई हुई थी। किस चीज़ के ऊपर लड़ाई हुई थी, कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है, जो गवर्नमेंट थी वो चाहती थी कि राइट टू प्रॉपर्टी अबॉलिश कर दी जाए, और जो सुप्रीम कोर्ट थी उसका ये कहना था कि जो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट्स को अबॉलिश नहीं कर सकती। इसके वजह से बहुत ज़्यादा बहस हुई थी, और बाद में एक प्रिंसिपल निकल के आया था जो कि था हमारा जो बेसिक चीज़ें हैं उसको आप नहीं हार्म कर सकते और सब कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया हुआ है कि ये अगर आपको याद हो पूरा, ये इस टॉपिक में ये बताया हुआ है कि क्वेश्चंस जब हम लास्ट ईयर पढ़ के आए थे तो उसमें 3 क्वेश्चन इमर्ज हुए थे। पहला क्वेश्चन ये था कि जो पार्लियामेंट है क्या वो फंडामेंटल राइट्स को तोड़ सकती है, अब्रिज कर सकती है, या फंडामेंटल राइट्स में कोई अमेंडमेंट कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पास कोई राइट नहीं है, वो पार्लियामेंट के पास कोई राइट नहीं है ऐसा करने का। सेकेंडली, क्या पार्लियामेंट राइट टू प्रॉपर्टी में कोई अमेंडमेंट कर सकती है, जो हम पढ़ के आए थे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, वो राइट टू प्रॉपर्टी में कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो एक फंडामेंटल राइट है। थर्डली, ये कहा गया कि जो पार्लियामेंट अमेंडेड है क्या वो, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करती है ये कह के कि भैया वो फंडामेंटल राइट्स अमेंड हो रहे हैं बट वो डायरेक्ट प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रही है, तो क्या वो कर सकती है। बट सुप्रीम कोर्ट ने ये भी रिजेक्ट कर दिया था। इसके वजह से क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट और जो हमारी पार्लियामेंट थी इसमें मतलब एक तरीके से जो हमारे 3 इंस्टीट्यूशन होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, तो उसमें हम देखते हैं कि जुडिशरी वर्सेस लेजिस्लेचर हो गया था कि भैया अब लेजिस्लेचर की बात
जुडिशरी को बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। एंड जो आप कह सकते हो लेजिस्लेचर है उसको अगर अमेंडमेंट करनी है तो सुप्रीम कोर्ट उसको करने नहीं दे रहा था। अब ये जो केस था ये फेमस केशवानंद भारती वाले केस में आया, जिसमें हम बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब ये था, बेसिकली अगर मैं बताऊँ इसमें ये बोला गया था बेसिक स्ट्रक्चर में कि गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट है वो अमेंडमेंट कर सकती है, ठीक है, अमेंडमेंट कर सकती है पार्लियामेंट, पर जब तक कर सकती है जब तक बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म नहीं पहुंच रहा। जैसे ही बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म पहुंचेगा जो पार्लियामेंट है वो अमेंडमेंट नहीं कर पाएगी, ये हमारे को पूरे में बताया हुआ है, ठीक है। अब ये तो हमें पता चल गया कि बेसिक स्ट्रक्चर केशवानंद भारती केस में आया। इसमें हमें बताया हुआ कि 2 टेंशन और थी जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में। एक तो अभी हम पढ़ के आए हैं लेजिस्लेचर और जुडिशरी में, जो कि हम ये देख के आए कि क्या लेजिस्लेचर अमेंडमेंट कर पाएगी नहीं कर पाएगी, तो वो हमने सॉल्व कर लिया बाय इम्प्लीमेंटिंग द केस ऑफ केशवानंद भारती। एंड अब हम देखते हैं एग्जीक्यूटिव मतलब हमारा प्रेसिडेंट या गवर्नमेंट जो है वो जो इम्प्लीमेंट करते हैं वो, वर्सेस जुडिशरी, ये पूरा हमें पढ़ना है। तो इसमें हमें बताया कि जो 2 डेवलपमेंट हुए जिसकी वजह से और टेंशन इंक्रीज़ हुई, वो ये था कि इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन आया 1973 में केशवानंद भारती केस के लिए एक जो है क्या कह सकते हो आप एक तरीके से उनका जजमेंट आया। तो एक वैकेंसी थी फॉर द पोस्ट ऑफ CJI अगर आपको मालूम हो तो ये जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट में होते हैं। तो ये सीनियर अब क्या होता है कि आप जब CJI को अगर आप लीगल स्टडीज़ पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि CJI के अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस होता है उसमें ये होता है कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा ना वही क्या बनेगा, वही CJI बनेगा, मतलब ऑल ओवर इंडिया जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा वो होगा। बट 1973 में क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट ने क्या किया, मतलब सुप्रीम जो कांग्रेस थी उसका रूल था, गवर्नमेंट ने क्या किया जो सीनियरिटी प्रिंसिपल्स था उसको रिजेक्ट कर दिया, और जो 3 जज थे जो सीनियर थे उनको हटा के जो 4th जज था जो AN रे थे जो कि क्या कहते हैं वो सीनियर नहीं थे, वो 3 उनसे ऊपर 3 सीनियर मोस्ट जजेस थे, बट उनको हटा के AN रे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया। अब ये जो अपॉइंटमेंट था ना ये कंट्रोवर्शियल इसलिए हुआ क्योंकि जो 3 जजेस थे उनको सस्पेंड कर दिया था, और अगर हम कहें तो CJI में तो ये होता है कि जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वो बनेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने ये कहा कि जो रूलिंग पार्टी है वह अपने लिए इन जज को अपॉइंट कर रही है, इसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मिक्स हो गई थी, और पीपल जो है वो क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर स्टार्टिंग टॉकिंग ऑफ द नीड फॉर अ जुडिशरी एंड अ ब्यूरोक्रेसी कमिटेड टू द विजन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। द क्लाइमेक्स ऑफ द कन्फ्रंटेशन वाज ऑफ कोर्स द रूलिंग ऑफ हाई कोर्ट डिक्लेयरिंग द इलेक्शन एज इनवैलिड। मतलब अब जब एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में लड़ाई होने लगी और इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, और गवर्नमेंट ने क्या किया, AN रे को क्या बना दिया चीफ जस्टिस। AN रे नाम है एक जज का, ठीक है, तो AN रे को चीफ जस्टिस बना दिया, और उनसे पहले क्या थे 3 सीनियर मोस्ट जजेस थे। बट तो जब ये हुआ तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मिक्सअप हो गई, और फिर बाद में ये डिक्लेयर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि इंदिरा गांधी के जो इलेक्शंस हुए हैं वो इनवैलिड हैं। अब जब ये हुआ ना, जब उनको पता चल गया इंदिरा गांधी को भैया कि अब उनकी जो आप कह सकते हो उनकी पोजीशन खतरे में है, क्योंकि अब उनके इलेक्शन इनवैलिड बता दिए गए हैं। ऑल्सो जो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट है वो भी अच्छा नहीं है, तो अब क्या है उनकी पोजीशन में खतरे की बात आ गई है। इस समय पे फिर इंदिरा गांधी ने इलेक्शंस जो है इंट्रोड्यूस करे। तो एक तरीके से हमें पूरा बैकग्राउंड पता चल गया कि भैया जो सुप्रीम कोर्ट और जो एग्जीक्यूटिव के बीच में जो क्लैश आया था उसके वजह से इंदिरा गांधी जो है कैसे इमरजेंसी को इम्प्लीमेंट करेंगी। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही। सेकंड पार्ट में हम जब इस चैप्टर को दोबारा से एक बार रिकैप करेंगे, एंड सेकंड पार्ट में हम जो है चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। नहीं होगा तो हम 3 पार्ट्स बनाएंगे, बट शॉर्ट वीडियोस जल्दी कवर हो जाती हैं, इसलिए आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। कुछ क्वेरी है अभी तक के टॉपिक में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चन का आंसर दूँगी। एंड अगर आपको लगता है कि वीडियोज़ में कुछ इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत है, आपको लगता है कि और कुछ नीड है, नोट्स की ज़रूरत है, किसी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की ज़रूरत है, तो आप मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट टाइम से वो वीडियो में ऐड कर दिया जो करूँगी। तो मुझे ये लगता है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, एंड अभी तक का जो भी मैंने पढ़ाया है उसको रिवाइज़ करो। एंड दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।